हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। यही हमारा और हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अध्याय नंबर 8वां या चैप्टर 8 का पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। अब क्या है, आज का एक लेक्चर और लगेगा। इस लेक्चर में क्या पूरा अपना क्या होगा, अध्याय 8वां या चैप्टर 8 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय का नाम क्या था? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इतना क्लियर है अभी तक? और उसके पहले जो हमारा चैप्टर था 7 नंबर, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया कि उसमें क्या पढ़ा था हमने कि बैक्टीरिया है या वायरस है या फंजाई है, प्रोटोजोआ, एल्गी, इन सब के द्वारा क्या पढ़ा था हमने? डिसीज पढ़ा था। एल्गी के द्वारा तो नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन और अन्य के अलावा हमने और उनके रोगों के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस अध्याय में हम क्या कर रहे हैं, इनके लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो हर एक कहानी के दो पहलू होते हैं, आपको बस समझने की जरूरत है। कोई अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरा है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत क्या अच्छा ही है, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से बुरा होता है। जैसे मम्मी पापा आपको डांट देते हैं तो आपको लगता है कितने बुरे हैं यार, ये हम डांटते रहते हैं। तो वो डांट जो रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए डांट रहे हैं, समझे? तो उनका डांटना क्या कोई फालतू चीज नहीं है। तो बस उनकी डांट सुनते रहिए और जितना हो सके उतना पढ़ते रहिए, ठीक है। क्या करते हैं, चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का पहले नाम बता दें आपको। पहले तो चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर हमारा 8वां है, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? मानव कल्याण में, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी। सूक्ष्म जीव या जीवी, जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बायोगैस आपने सुना होगा, बायोगैस के बारे में है, इसके बाद उर्वरक के बारे में है, और क्या है हमारा, फिर बाकी देखते हैं और जो भी है हमारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहले हमारा क्या, बायोगैस के उत्पादन में। देखो इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि बायोगैस, बायो मतलब होता है जीव, और गैस तो आप जानते हो भाई। अब गैस को तो गैस में क्या बताएंगे। तो जीवों के द्वारा जो उत्पन्न गैस होती है वही क्या कहलाती है? बायोगैस कहलाती है। अब ये जो गैस उत्पन्न होती है वो कैसे होती है और कौन सी गैस उत्पन्न होती है वो हमें इसमें पढ़ना है। इसके अलावा आपने अगर गांव से अगर आप बिलोंग करते होंगे, अगर नहीं भी करते तो ये शब्द जरूर सुना होगा आपने, गोबर गैस प्लांट के बारे में सुना होगा। तो जो हमारे गोबर गैस प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, एक हिसाब से बायोगैस प्लांट होते हैं, समझे आप? बायोगैस प्लांट बोल लीजिए या बायोगैस संयंत्र बोल लीजिए। अब प्लांट ऐसा तो है नहीं है, बहुत हाई फाई अंग्रेजी वर्ड है जो आपने कभी सुना ना होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? मुख्यतः गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का क्या होता है? मुख्यतः मिश्रण होता है। अब इसमें कई सारी गैसें हो सकती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, हमारी मेथेन भी हो सकती है, हमारी हाइड्रोजन भी हो सकती है, हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकती है जो बहुत घातक भी होती है, जो मनुष्यों द्वारा बाह्य मल के द्वारा निकलती है। आपने अक्सर अगर देखा होगा कि जो सीवेज साफ करने वाले कर्मचारी होते हैं, जब वो गटर में उतरते हैं तो कभी कभी क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ हानिकारक गैस भी होती है, समझा आप? अब वो हानिकारक गैस मतलब कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ उत्पन्न होती है, हम बता देंगे आपको, जो कि अपनी एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे उसके बारे में। तो बायोगैस समझ में आया। बायोगैस क्या है? बायोगैस एक प्रकार से गैसों का क्या है, समूह या मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः कौन सी होती है, हमारी मेथेन होती है। और इसी मेथेन का हम यूज करते हैं लाइटिंग वगैरह में, खाना बनाने वाली गैस वगैरह में, ठीक है। जो सूक्ष्म जीवी द्वारा, सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है, इसका खाना बनाने तथा लाइट उत्पन्न करने में इसको किया जाता है। अब ये जो मेथेन उत्पन्न हो रही है, ये किसके द्वारा हो गई? कहीं ना कहीं इसके नाम से ही जुड़ा होगा, मिथेनोबैक्टीरियम होता है। ये क्या करता है? मेथेन को प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करवाता है, ठीक है। प्रोड्यूस करवाना या उत्पन्न करवाना एक ही शब्द हो जाता है। हमारे मेथेनोजन होते हैं। अब मेथेनोजन जो मेथेन को बनाए, मेथेन जन, जन मतलब होता है जनरेट करना या बनाना। तो जो मेथेन को बनाते हैं वही हमारे मेथेनोजन होंगे। और मेथेनोजन हमारा कौन सा है? मेथेनोबैक्टीरियम। तो ये जो अपने मेथेनोजन होते हैं ये करते हैं, जो भी हमारा सेलुलोज होता है, सेलुलोज तो आप जानते हो ना, सेलुलोज घास वगैरह में होता है मैक्सिमम, जो भी हरे पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं जानवर, ठीक है, उनमें सेलुलोज होता है, ठीक है। तो ये जो मेथेनोजन होता है ये क्या करता है, जो भी हमारा सेलुलोज होता है
उन सेलुलोज पदार्थों का करता अवघटन करता है या उनका पाचन करता है। तो उनके द्वारा क्या होती है, कुछ गैसें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो जो हमारे मेथेनोजन है, मेथेनोजन सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं। अवायवीय रूप से मतलब समझ रहे हैं आप, वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है और क्या करते हैं, मेथेन भी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मेथेनोबैक्टीरियम नाम दिया गया है। यह नाम आपको पता होना चाहिए कि मेथेनोजन, कोई एक बैक्टीरिया का नाम बताइए तो आप बता सकते हैं कि मिथेनोबैक्टीरियम। अब जो मिथेनोबैक्टीरियम होता है ये क्या करता है, सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में तथा पशुओं के रूमेन में। अब पशुओं का रूमेन समझते हो आप, जो पशुओं का जो स्टोमक वाला पार्ट होता है ना, पेट वाला पार्ट, उसका पहला शुरुआती भाग रूमेन कहलाता है। जो हमारे जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह। और आपने अक्सर अगर देखा होगा कि जो गोबर होता है गाय भैंस वगैरह का, उन्हीं के द्वारा क्या किए जाते थे, गोबर गैस प्लांट बनाए जाते थे। अब उन गोबर गैस प्लांट में क्या होता है, वो भी हम लाए हैं आपके लिए, एक चित्र भी लाए हैं जिससे आपको समझ में आ भी जाएगा। स्पेस से आपको इतना समझना है कि बायोगैस क्या होती है। बायोगैस गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्यतः जो मुख्य गैस होती है वो मीथेन होती है। इसके अलावा भी और अन्य गैसेस हो सकती हैं। अब ये जो मीथेन बनती है वो किसके द्वारा बनती है, मेथेनोजन। अब ये मेथेनोजन का नाम क्या दिया गया है यहाँ पर, मिथेनोबैक्टीरियम। तो स्पेस से आपको इतना पता होना चाहिए। अब ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है ये कहाँ काम करता, तो ये जो हमारे पशु होते हैं उनकी रूमेन वाले पार्ट में काम करता है। ये करता क्या है, जो भी हमारे सेलुलोज पदार्थ होते हैं उनके अवयव को क्या करता है, तोड़ता है, जिससे हमें मेथेन प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं, इस प्रकार पशुओं के मल या गोबर, बताया था आपको गोबर में है जीवाणु जो होते हैं प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। अतः इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। देखो ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है ये कहाँ पाए जाते हैं, उसके पशुओं के आंत वो पेट में पाए जाते हैं, आंतों में, ठीक है। और वहीं पर हमारा इनका मल इकट्ठा होता रहता है धीरे धीरे करके। तो साथ में क्या होते हैं, मेथेनोबैक्टीरियम भी क्या होते हैं, आ जाते हैं किसमें, गोबर में। और जब इस गोबर का हम यूज करते हैं, फिर इस गोबर का यूज करते हैं हम किसके लिए, बायोगैस बनाने के लिए या गोबर गैस बनाने के लिए। अभी उनके बारे में बता रहे हैं हम थोड़ी देर में। अब बायोगैस संयंत्र में शामिल होता, अब यहाँ पर बायोगैस का कुछ वर्णन दिया गया, तो इससे अच्छा हम डायग्राम से समझ चल रहे हैं। देखो बायोगैस क्या होता है, बायोगैस एक हिसाब से पहले तो मान लीजिए 10 से 15 फीट का एक गड्ढा होता है। इसमें दो निकास द्वार बनाए जाते हैं। निकास द्वार मान लीजिए उसमें सामान भरने के लिए, एक यहाँ पर द्वार है, एक यहाँ पर द्वार है, ठीक है। अब ये जो बीच वाला भाग है इसमें क्या करते हैं, एक सचल, ये जो ऊपर से ढक्कन लगाते हैं जो क्या करता है, चलता फिरता रहता है, समझे, मतलब ऊपर नीचे दायां बायां हो सकता है। और इसी से कनेक्ट करते हैं एक ट्यूब, एक नली कनेक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, यहां पर ये जो पहला भाग दिख रहा है यहां पर, यहां से क्या करते हैं हम गोबर और पानी को मिला करके एक उसकी मिश्रण बना करके स्लरी या कर्दम बनाते हैं। प्योर गोबर नहीं भरते, उसमें थोड़ा बहुत क्या करते हैं, पानी मिक्स करते हैं। तो गोबर और पानी को मिक्स करके यहां से भरेंगे। अब ये जो मिट्टी दिख रही है तो क्या करते हैं, एक हिसाब से ये जो मिट्टी लिखा है यहाँ पर, ये ऐसी एक सुरंग टाइप की होती है, इस टाइप। ये जो सफेद वाला एरिया जितना आपको दिख रहा, ये सफेद वाला एरिया सब क्या, मिट्टी मान लीजिए आप। अब मिट्टी के जमीन पर ही खोदेंगे ना, तो यहां से एक पतला पाइप से डाल के बना देंगे जगह, यहां से हम गोबर पटक देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर गोबर, पूरा गोबर या करदम या सेलरी जो बनती है उसको यहां से भर देते हैं, यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस गोबर में क्या थे, हमारे मेथेनोबैक्टीरियम थे। तो मेथेनोबैक्टीरियम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी सेलुलोज बचा है या जो भी अन्य पदार्थ है उनका क्या करेंगे, पाचन करेंगे। जब उनका पाचन करेंगे, और पाचन कैसे कर रहे हैं, अवायवीय पाचन कर रहे हैं या अवायवीय श्वसन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे, किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, जमीन के नीचे गड्ढा खोदते हैं। ये जमीन के नीचे 10 से 12 फीट क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। और गड्ढा वैसे भी जमीन के नीचे ही खोदते हैं, आसमान में गड्ढा नहीं खोदते हैं, ठीक है, ऊपर गड्ढा नहीं खोदता। गड्ढा कहाँ खोदेगा, जमीन के नीचे, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अगर ऑक्सीजन पहुंच जाती तो फिर यहाँ पर ज्वलनशील की प्रवृत्ति आ जाती। तो क्या होता, जो भी हमारे मिथेनोबैक्टीरियम थे, यहाँ पर जो भी पदार्थ आया, यहाँ से जो भी हमने करदम या सैलरी भरी, उसका क्या होता, अवायवीय श्वसन होता। जब अवायवीय श्वसन होता तो यहाँ पर कुछ गैस बनती है। अब गोबर से गैस बनी है या जीवों ने गैस बनाई है, देखो जीव मतलब बायो मतलब होता है जीव, समझिए, और गैस, तो जीव के द्वारा जो गैस बनाई जाती है वो क्या कहलाएगी, हमारी जैव गैस या बायोगैस।
इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोबर भरा हुआ है, तो गोबर से उत्पन्न गैस को हमने गोबर गैस बोल दिया, और इस पूरे संयंत्र को, इस पूरे सिस्टम को क्या कर लिया हमने, गोबर गैस प्लांट बोल दिया। तो यहाँ पर जो भी गैस बनती है वो गैस ऊपर की तरफ उठेगी, आपको पता है गैस तो ऊपर की तरफ जाती है हमेशा, तो गैस यहाँ से पाइप के द्वारा हम बाहर निकाल लेंगे, और जो भी यहाँ से गैस निकलती है इस गैस को क्या करेंगे, या तो हम घरों में खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या किसके लिए, लाइट वगैरह जलाने के लिए, या और अन्य इलेक्ट्रिक काम करने के लिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अब जो भी यहाँ पर पदार्थ बच जाएगा, जब उसका श्वसन हो जाएगा, अवायवीय श्वसन हो जाएगा, तो जो भी पदार्थ यहाँ पर बच जाता है या अवशेष जो बचते हैं उसका उपयोग करते हैं हम उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में। अभी आपने, अगर जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि गांव जैसे जहां पर भैंस वगैरह बांधा करते हैं तो उसके थोड़ा बहुत आसपास या कहीं पर उनका गोबर इकट्ठा करते जाते हैं। जब वो गोबर इकट्ठा हो जाता, पुराना हो जाता, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम एक खाद के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में उपयोग करते हैं, खाद या फर्टिलाइजर के रूप में। इसी प्रकार से जो भी यहाँ पर अवशेष बच जाता गैस बन निकलने के बाद, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से दूसरी वाली निर्गम टंकी यहाँ से करते हैं निकालते हैं, और जो निकालते हैं वो किसमें कन्वर्ट रहता है हमारा, खाद या उर्वरक में। फिर इस उर्वरक का यूज कर लेते हैं हम किसके लिए, अपने खेतों वगैरह में, ताकि किससे पैदावार ज्यादा हो सके। और ये लाभदायक है, ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। जो हम केमिकल्स या मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं ना अपने खेतों वगैरह में, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पेड़ पौधों की तो सेहत खराब होती ही होती है, साथ में हमारी सेहत भी बहुत खराब हो रही है। आपने सुना भी होगा अक्सर का, दादा या बूढ़े जो भी हो आपके घर में, वो कहते हैं कि पहले के लोग इतनी जल्दी बीमार नहीं हुआ करते थे, आज के लोग क्या बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है कि रसायनों का बहुत प्रचलन है। रसायनों का प्रचलन होने की वजह से उनकी जो प्रतिरक्षा क्षमता या इम्यूनिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले के लोग रसायन या केमिकल्स का यूज करते ही नहीं थे, वो नेचुरल खाद का यूज करते थे, जिसकी वजह से क्या हो सकते, जिसकी वजह से क्या, उनकी जो प्रतिरक्षा क्षमता थी, या जो भी वो खाना खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उससे अच्छा उन्हें न्यूट्रिएंट मिलता था, जिससे उन्हें क्या बोलती थी, उनकी प्रतिरक्षा कंप्लीट या अच्छी रहती थी। वो उनके अंदर कोई भी रसायन नहीं जाते थे जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। अब तो एक हिसाब से आप लोग या हम लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं। ठीक है, जहर का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट जहर ऐसे उठाया पाउच से सीधे निकल लिया, वो इनडायरेक्ट रूप से हम जहर ही ले रहे हैं, समझे, जो दिन ब दिन हमारी प्रतिरक्षा को क्या कर रहा है, कमजोर करता है। तो आते हैं हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या होता है बायोगैस प्लांट में, क्या करते हैं, एक 10 से 12 फीट गड्ढा खोदते हैं जमीन में, ठीक है, उसमें 2 निकास द्वार रखते हैं। एक तरफ से क्या करते हैं, हम करदम भरते हैं, और करदम भरने के बाद उसमें उपस्थित मेथेनोबैक्टीरियम उसका अवायवीय श्वसन करते हैं, जिससे जो गैस उत्पन्न होती है उस गैस को क्या करते हैं, हम एक पाइप के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो भी फालतू की चीज बच जाती है, अवशेष बच जाता है, उसका उपयोग करते हैं हम उर्वरक के रूप में। अब देखो यहाँ पर वही चीज लिखी होगी सेम। क्या करते हैं, एक कंक्रीट का टैंक बनाते हैं। कंक्रीट मतलब सीमेंट वगैरह से कुएं नहीं खोदते जमीन के अंदर, वैसे एक गड्ढा बना लेंगे 10 से 15 फीट गहरा। इसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की स्लरी भरी जाती है। करदम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है, चलने फिरने वाला, ठीक है, जो हिलने डुलने वाला, ऐसा नहीं कि फिक्स कर दिया, रखा जाता है। सूक्ष्म जीव सक्रियता के कारण टैंक में बायोगैस बनती है, जिसके कारण ढक्कन क्या करता है, ऊपर की तरफ उठता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है। फिर वो पाइप खोल देंगे, वो गैस बाहर निकाल देंगे। इसमें एक निकास होता है, जिसे एक पाइप से जोड़कर बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। अब जो वो ढक्कन लगा था वो हिलने डुलने वाला क्यों था, क्योंकि जब गैस बनेगी तो वो ढक्कन क्या करेगा, हिलेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि गैस बन चुकी है, और हम पाइप को ओपन करके वहां से पूरी गैस निकाल लेंगे। उपयोग की गई करदम या स्लरी दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है, और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, उर्वरक या फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का जो विकास है मुख्यतः किसके द्वारा हुआ था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। समझे आप, क्या है हमारा, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल हमारा क्या होगा, कमीशन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ है। भारत में जो मुख्य बायोगैस का उत्पादन पे जो जोर दिया जाता है, या उस पर जो भी
कंट्रोल है या जो जिन्होंने उसको बनवाया या उस पर जोर दिया कि इसका उपयोग किया जाए, उसमें मुख्यतः कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आता है हमारा, और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग आता है। ठीक है, अब भारतीय कृषि क्यों? क्योंकि ये जो मैक्सिमम बायोगैस की प्लांट लगती है वो गांव साइड लगती है, और खेती बाड़ी या पशु वगैरह तो वही पालते हैं ना, किसान वगैरह। कोई बिजनेसमैन तो नहीं पालता ना वो खेती बाड़ी करता है। अब बिजनेसमैन में आ जाते हैं अपने और भी चीज आ जाती है, लेकिन जो हायर सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं वो गाय गाय भैंस से गोबर का काम नहीं करते हैं। समझे? ये मैक्सिमम जो गोबर गैस प्लांट बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? गांव साइड। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जहां पर गांव में बनाए जाते हैं। ये मैक्सिमम बिहार में ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश के भी काफी पिछड़े एरिया में गोबर गैस का यूज किया जाता है। किस लिए? लाइट वगैरह के लिए कहीं पर, क्योंकि कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर अभी भी लाइट उपस्थित नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं? इसी सबका सहारा लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। देखो क्या होता है, पहले के टाइम पर केमिकल या रसायन ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी कि हमने दवा छिड़क दी, वो जो भी हमें कीटनाशक वो जो भी कीट थे जो भी हमारी फसल को खराब कर रहे थे वो खत्म हो जाए। पहले क्या थी, आ, एक दूसरे के परजीवी या परभक्षी रहते थे। क्या होता था, जैसे हमारे एफिड होते हैं। क्या होते हैं? एफिड। एफिड को खाने के लिए कुछ और कीट होते हैं, जैसे हम भृंग बोलते हैं। आपने अगर एक कीट गौर किया हो कभी खेत वगैरह में, तो रेड कलर का कीट होता है जिसमें, या काले कलर का, उस पर रेड या काले डॉट डॉट होते हैं। वो पिक्चर हम लाना नहीं ला पाए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपने और देखा होगा, एक बर्रे उड़ते थे, बर्रे एकदम, जिनको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। आप भृंग सर्च कर लेना, ठीक है, भृंग और ड्रैगन फ्लाई, इनको सर्च करना तो आपको ये दोनों पिक्चर आ जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। और आपको अगर देखे भी होंगे आपने, मैं कुछ लोगों ने, ठीक है, नहीं देखे तो फिर आपका बचपन बहुत नया है। हमने क्योंकि जब छोटे थे तब ड्रैगन फ्लाई के पूंछ में धागा बांध के उनको उड़ाया करते थे। ठीक है, बचपन फिर बचपन जैसा रहता, उतने टाइम समझ नहीं थी उन चीजों की। तो जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं वो पता क्या करते हैं, मच्छरों को, जो भी उनके लार्वा होते हैं, उनके अंडों को या मच्छरों को ही वो खत्म करते हैं। तो पहले इतने मच्छर नहीं हुआ करते थे, ना ही ये सब इनकी दिक्कतें थी। क्यों? क्योंकि उनको खत्म करने के लिए कोई ना कोई चीज उपस्थित थी। इसी प्रकार से एफिड, एफिड जरूर आपने देखे होंगे। एफिड पता कहाँ हो जाते हैं? सरसों वगैरह के पेड़ तो आपने देखे होंगे। तो सरसों वगैरह के पेड़ को कभी आप छूना तो उसमें छोटे छोटे से कीट, इंसेक्ट चिपके रहते हैं, कीट चिपके रहते हैं, बहुत महीन से। आपको पहचान में भी नहीं आएगा। गुड़हल के फूल में भी मैक्सिमम, गुड़हल का जो प्लांट होता है उसमें सफेद सफेद आप नोटिस करना, कुछ चिपक जाते हैं उसमें कीट टाइप, वो भी हमारे एफिड कहलाते हैं। तो उनको खाने के लिए थे हमारे भृंग, जो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या किया, शुरुआत में जैसे ये आए, हमने दवा छिड़क दी। तो जब दवा छिड़की तो जब एफिड तो मरे, साथ ही साथ उनके भृंग भी मर गए। या मच्छर मरे, मच्छर के साथ ही साथ क्या हुआ, ड्रैगन फ्लाई मर गए। तो वो प्राकृतिक रूप से वो तो खत्म हो गए, हमने खत्म कुछ और कर रहे थे लेकिन वो भी खत्म हो गए। जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, गेहूं के साथ घुन, हाँ, गेहूं के साथ क्या होता है, घुन पिस जाता। इसी प्रकार से क्या होता है, जब हम दवा वगैरह का यूज करते हैं, दवा वगैरह का यूज तो हमने किसी एक प्रॉपर इंसेक्ट के लिए या कीट के लिए किया, लेकिन उस दवा के प्रभाव से और अन्य जीव भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं या मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि केंचुआ पहले कितने हुआ करते थे, और कहा भी जाता था कि केंचुआ किसान के मित्र होते हैं। लेकिन अब ना केंचुआ देखने को मिलते हैं, ना वो मित्र बचे। केंचुआ क्या करते थे, जमीन की या जो भी हमारी मृदा होती है उसकी उर्वरता को बढ़ाते थे। लेकिन इन सब मेडिसिन वगैरह या केमिकल से, रसायनों का, या इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब होता है पीड़कनाशी, जो भी कीटनाशक वगैरह होते हैं, इन सब का यूज करने की वजह से ये जो नेचुरल हमारे क्या थे, सूक्ष्म जीव थे, ये खत्म हो गए। ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, हमें एक सहायता प्रदान कर रहे थे। इसलिए ताकि हमारी उर्वरता बिना किसी केमिकल्स के या बिना किसी कीटनाशक के ही बनी रहे। लेकिन मनुष्य के थोड़े बहुत लालच के चक्कर में वो चीजें खत्म हो गई, और प्रकृति से वैरायटी भी खत्म हो गई। अब आप देखते जाएंगे धीरे 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 करके व्यक्ति को और कहां पर जाना है, गहराई या खाई की तरफ जाना है। क्योंकि जो भी प्राकृतिक चीजें होती हैं वो खत्म होते जा रही हैं। क्यों खत्म होती जा रही हैं? अब मैक्सिमम केमिकल्स की यूज से या पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से। आपने देखा होगा कि पहले गौरैया जो हमारी हुआ करती थी बहुत ज्यादा होती थी। गौरैया एक चिड़िया होती है जो घरों में चहचहाती रहती थी, अब बहुत रेयर देखने को मिलती है। समझा? तो इसी प्रकार से कई ऐसे सूक्ष्म जीव थे जो हमें लाभ पहुंचाते थे। क्या करते थे? लाभ पहुंचाते थे। अब वो मर क्यों गए? जैसे मान लीजिए हमने दवा छिड़की,
लेकिन दवा तो हम छिड़क रहे हैं किसके लिए, उन एफिड को मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए, तो उन पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, चलो हमने मान लिया। लेकिन भाई एक बात बताइए, वो जो और दूसरे जो जीव जंतु थे या दूसरे सूक्ष्म जीव थे, वो खाते तो उन्हीं को थे, तो उनके पास तो खाना ही नहीं बचेगा। जब हम पहले उनको मार देंगे तो उनके पास खाने को नहीं रहेगा, और जब उनके पास खाने को नहीं रहेगा तो वो भूख के कारण मर जाएंगे। तो मर रहे ना वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से तो मर रहे हैं। जब वो मर जाएंगे तो हमारे जो प्राकृतिक रूप से जो भी कीटनाशक थे, प्राकृतिक रूप से जो भी कीटों को खत्म करने वाले जंतु थे या जीव थे, वो क्या होंगे, मरना शुरू हो जाएंगे या मर जाते हैं। अब तो बचे भी नहीं है ये सब। अब ये जो भृंग है और कैटरपिलर, कहाँ गया कैटरपिलर, और होगा ड्रैगन फ्लाई, सॉरी ड्रैगन फ्लाई, ये अब हमें देखने को ही नहीं मिलते। हमें अच्छे से याद है कि इनको और इनको हमने बचपन में बहुत देखा, और इनको तो हमने पूंछ में एक धागा बांध करके उड़ाया भी करते थे, लड़ाया करते थे। एक तरफ से हमने मान लिया, एक तरफ से हमारे मित्र, और दोनों को आपस में लड़ाया करते थे कौन जीतता है। तो इन सब का हमने देखा। ये क्या करते थे, मच्छरों को नियंत्रित करते थे, ये मच्छरों को खा जाते थे, या मच्छरों के जो भी लार्वा वगैरह होते थे उनको खत्म कर देते थे। लेकिन अब ये नहीं है, इसलिए मच्छरों का आतंक फैला हुआ है। जब देखो चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू वगैरह होता रहता। इसी प्रकार से एफिड होता, एफिड क्या, वो सॉरी भ्रंग, भ्रंग करता एफिड को खत्म करता था। तो सीधा सा समझना, नाम से ही पता चल रहा है इस हेडिंग से, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते थे, जो भी रोग वगैरह होते हैं, पीड़कनाशी होते हैं, उनको रोकते थे। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण या बायो कंट्रोल है। उदाहरण के लिए भ्रंग और ड्रैगन फ्लाई। अब रासायनिक पीड़कनाशी तथा कीटनाशी हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के जीवों को मारते हैं। अब जो हम केमिकल्स यूज करते हैं वो क्या कर देते हैं, जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं उनको तो मारते ही मारते थे, साथ में जो हमारे लिए लाभदायक थे उनको भी मार देते। एग्जाम्पल के तौर पर आप केंचुआ समझ सकते हो। केंचुआ तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि केंचुआ किसान का मित्र होता है, लेकिन अब वो मित्र कहाँ चला गया, खत्म हो गया, वो कहीं बचा नहीं है, बहुत रेयर। और मुझे तो याद है कि मैंने काफी टाइम से केंचुआ देखा भी नहीं है, समझे नहीं। पहले क्या होता था, बरसात आती थी एकदम ढेरों के गुच्छे हो जाते थे केंचुए के, जहां देखो वहीं केंचुए घूम रहा। अब केंचुए देखने को नहीं मिलते। तथा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब ये जो केमिकल होते हैं, ये केमिकल क्या करते हैं, प्रदूषण तो उत्पन्न करेंगे। अब प्रदूषण कैसा, मान लीजिए हमने किसी खेत में केमिकल छिड़का, ठीक है, और उसमें अगर सिंचाई कर दी, तो सिंचाई के द्वारा वो केमिकल बह करके कहीं दूसरे पास के तालाब नदियों में जाएंगे। तो वो केमिकल कहाँ गए, हमारे वाटर में तो जा रहे हैं ना इनडायरेक्टली रूप से। अब वो वाटर क्या करें, वहां की मछलियां खाएंगे तो वो भी मरेंगी। तो सोचिए आप इन केमिकल्स का यूज करने से कितना नुकसान है, समझे। इसलिए अब ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक जो किसानी या खेती है उसका प्रचलन बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जैव नियंत्रण कारकों में ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जो हमारे जैव नियंत्रण थे ये सब, ये जो ड्रैगन फ्लाई थी या भ्रंग थे, ये कोई केमिकल तो रिलीज करते नहीं थे जो क्या करे प्रदूषण बढ़ाए, लेकिन ये जो रसायन हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद देखते हैं सूक्ष्म जीवी जैव नियंत्रण कारक। अब यहाँ पर क्या है, एक बैक्टीरिया का जिक्र किया गया, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये जो हमारा क्या होता है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस होता है, ये क्या होता है, ये एक हिसाब से बैक्टीरिया होता है, क्या जीवाणु होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर एक क्राइजीन होता है, जिसको खाने के बाद जो तितली के लार्वा वगैरह होती है वो खाते हैं और वो मर जाते हैं। आपने देखा होगा जो तितलियों के लार्वा होते हैं या बटरफ्लाई कैटरपिलर होते हैं, वो क्या करते हैं, पत्तियों पर ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के साथ साथ, ग्रो मतलब वृद्धि करते हैं, वृद्धि करने के साथ साथ उन पत्तियों को खाते भी हैं। खाते तो पत्ती खत्म हो जाती है, जब पत्ती खत्म हो जाएंगे तो पौधा क्या करेगा, खाना नहीं बना पाएगा, और जब पौधा खाना नहीं बना पाएगा तो वो विकास नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं पौधे की क्या हो रही है, वृद्धि रुक रही है। तो ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस होता, इसका उपयोग कैसे किया गया था, तो इसका उपयोग क्या किया था कि वैज्ञानिकों ने, अब ये हम आगे पढ़ेंगे, हमारा शायद इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसके बाद एप्लीकेशन। तो शायद 9वें या 10वें चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और आई थिंक 10वां जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। 9वें में नहीं है, 10वें चैप्टर में हम पढ़ने वाले। बीटी होता गया, बीटी का नाम होता बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इसमें एक जीन होता है जिसको बोलते हैं क्राइजीन, जिसको खाने के बाद जो भी खाता है तो क्या करता है, उसकी गट में फंस जाता है, उसको अंदर से वो फाड़ देता है या फट जाती है, जिसकी वजह से जो भी जो खाता है उसको वो मर जाता है। खाने से मतलब है लार्वा वगैरह, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आपके खाने से नहीं कह रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसको जीन को निकाला वैज्ञानिकों ने, अभी हम बायोटेक्नोलॉजी में आगे पढ़ेंगे, उसको निकाल करके किसी भी प्लांट या कोई भी प्लांट में ही कर देंगे, प्लांट में करती है उस जीन को इंजेक्ट कर दिया या उसको प्रवेश करा दिया, जिससे वो जीन क्या हो गया, उस पौधे के अंदर उपस्थित हो गया।
अब वही जीन क्या करता था कि जो भी लार्वा कीट वगैरह उसको खाते थे, जब वो उनकी पत्तियों को खाएंगे तो उन पत्तियों में भी वही जीन उपस्थित होगा, तो वो जीन सीधा लार्वा के अंदर जाएंगे, उस लार्वा को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। अगर ये टॉपिक आपको नहीं भी समझ में आया तो परेशान मत होना, फिर से इसको दोबारा भी रिपीट करना ही है हमें। बैसिलस थुरिनजेंसिस के बारे में बहुत पढ़ाना है, इसके बारे में तो बीटी कपास काफी फसलें बनी हैं बीटी के द्वारा। तो पहले इसका उपयोग करते कैसे थे, पहले कैसे करते थे, बायोटेक्नोलॉजी की तो एक बात अलग है। इसमें क्या करते थे हम, बैसिलस थुरिनजेंसिस होता, इसके क्या करते हैं हम, बीजाणु लेते थे, बीजाणु जानते हो आप, स्पोर लेते थे, और इन स्पोर को क्या करते थे, पानी में घोल करके फसलों पर छिड़क देते थे, फसलों पर छिड़क देते थे। जब फसलों पर इन पर छिड़क देंगे तो ये पत्तियों वगैरह सब पर पड़ जाएंगे, तो जो भी लार्वा वगैरह होंगे, लार्वा जानते हो ना आप, तितलियों की लार्वा, वो भी सर्च कर लेना आप, बटरफ्लाई कैटरपिलर, तो वो क्या करते थे, पत्तियों को खाते थे। जब वो पत्तियों को खाएंगे तो साथ ही साथ क्या होंगे, बैसिलस थुरिनजेंसिस को खा जाएंगे। जब वो बैसिलस थुरिनजेंसिस को खा जाएंगे तो वो क्या होंगे, उनके गट में जाएंगे और उन्हें अंदर से उनको मार देंगे, उनको किल कर देंगे। तो इस प्रकार से इनको किया बचाया जाता था। लेकिन आज के जमाने में इनको सीधा प्लांट के अंदर ही इंजेक्ट कर दिया गया, जिससे हमारे सीधे जो प्लांट उत्पन्न होते हैं या नए प्लांट ग्रो करते हैं, उनके अंदर बीटी जीन बीटी पहले से उपस्थित होता है, जिसके अंदर क्राइजीन होता है। इसमें हम और चर्चा करने वाले हैं। इसका प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। बीटी के शुष्क बीजाणुओं को पानी में मिला दिया जाता है और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादप, जिन पादपों पे हमारा क्या है, किसका, कैटरपिलर, बटरफ्लाई कैटरपिलर का आक्रमण हुआ, उन पर जाकर के छिड़क देंगे। जैसे सरसों तथा फल वृक्षों पर छिड़काव किया जाता है। इन्हें कीट लार्वा द्वारा खाया जाता है। जब कीट लार्वा इन्हें खाते हैं तो ये लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकालता है और लार्वा की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। वैज्ञानिक बैसिलस थुरिनजेंसिस टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण लिखा है यहाँ पर, बीटी कपास वगैरह। क्या लिखा, बीटी कपास। समझिए आप, मान लीजिए कोई पौधा था छोटा, उस पौधे में मान लीजिए रोग होने वाला था, हमने क्या कर दिया, अपना बैसिलस थुरिनजेंसिस का एक जीन निकाला और उस पौधे के डीएनए के साथ जोड़ दिया, तो वही सब पूरे प्लांट में फैल जाएगा। अब उससे जो भी हमारे बीज उत्पन्न होंगे या जो भी बीजी उत्पन्न होंगे, तो उस बीज में भी बीटी जीन होगा। अब यही क्या होगा, आगे पीढ़ियों में चला जाएगा। तो हमारे पास जो भी पौधे हैं, अब वो सब पौधों के पास क्या है, बैसिलस थुरिनजेंसिस है, जो क्या करता है, टॉक्सिन उत्पन्न करता है। जो भी लार्वा इनको खाएगा उनके अंदर टॉक्सिन उत्पन्न होंगे और वो मर जाएंगे। ठीक है, इनको इस वाले टॉपिक को हमें पढ़ना कहां पर, अपने 10वें चैप्टर में। अब यहाँ पर कुछ वायरस के बारे में, सॉरी, कवक और वायरस के बारे में बताया गया। तो ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक कवक है। ये क्या होती है, यह मुक्त जीवी कवक होते हैं जो क्या करती हैं, मूल पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। यह बहुत से पादप रोगजनकों के प्रभावशाली जैव नियंत्रण कारक है। अब यहाँ पर कुछ एक नाम दिया गया, ट्राइकोडर्मा प्रजाति, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। यह क्या होता है, मुक्त कवक होता है। ठीक है, मुक्त जीवीय कवक होता है जो करता पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित रहता है और पौधों को कई रोग कारकों से या रोग जनकों से ये बचाता है। इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद क्या है हमारा, बैक्टीरियोवायरसेस। अब एक वायरस होता है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरल वायरस या बैक्टीरियोवायरसेस। ये ऐसे रोग जनक होते हैं जो क्या करते हैं, कीटों, इंसेक्ट तथा संधिपादों या आर्थीपोड पर हमला करते हैं। इन सब चीजों से भी क्या करते हैं, पौधों को बचाते हैं। ये सब नेचुरल फॉर्म में बचते थे, इनमें कोई किसी भी रसायन का भागीदारी नहीं है, समझे। तो ये केवल उसी को मारते थे जिससे दिक्कत होती थी। ये और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ये हमारा पानी को पॉल्यूटेट करेंगे और ना ही हमारे किसको, जमीन या मृदा को पॉल्यूटेट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवी। अब फर्टिलाइजर या उर्वरक के रूप में क्या होते हैं, हमारे कुछ सूक्ष्म जीवी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमारे क्या होते हैं, एल्गी। और इसके अलावा राइजोबियम, हमारा सूडोमोनास, कई प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, उर्वरक के रूप में। देखो यहां पर लिखा राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, ये कहां पर होता है, हमारे पौधे, जो भी हमारे दाल वगैरह के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होता है। और ये क्या करता है, जो भी वायुमंडल में N2 उपस्थित होती है, नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है, उसको कन्वर्ट करता है हमारे किसमें, नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन में, जिससे पौधे इनको ले सकें। तो अब नाइट्रोजन का यूज कहां होता है, डीएनए वगैरह बनाने में और प्रोटीन वगैरह बनाने में नाइट्रोजन का यूज होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में।
इतना क्लियर है। तो राइजोबियम करता क्या, राइजोबियम क्या करता है, जितने भी हमारे दाल के पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के साथ ये जुड़ जाती हैं, आपस में एक संबंध बना लेते हैं और एक साझेदारी दिखाते हैं। कैसी साझेदारी, ये जो हमारे राइजोबियम होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन के अवयव देते हैं और प्लांट से बने बनाए खाने को लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों को क्या करते हैं, काम चलता रहता है। राइजोबियम ने नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दिया और प्लांट ने खाना बनाकर किसको दे दिया, राइजोबियम को दे दिया। क्योंकि राइजोबियम खाना नहीं बना सकता और प्लांट की जो रूट होती है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन नहीं बना सकते। तो दोनों की बराबर से साझेदारी चल रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बोला गया कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं। तो भाई इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जीवाणु आ सकते हैं, कवक आ सकते हैं तथा हमारे साइनो बैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं। तो ये जो राइजोबियम क्या करते हैं, लेग्यूमिनस पादप, लेग्यूमिनस पादप जो दाल वगैरह वाले पौधे होते हैं की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का सहजीवी संबंध है, जो क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है या स्थिरित करता है, किसमें, नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन में। अन्य जीवाणु यहां पर दिए गए जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं, यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब यहां पर लिखा माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा क्या, हमारा एक कवक है। ये हमारे बैक्टीरिया थे, ये हमारा कवक है, ठीक है। अब कवक इसमें क्या दिया गया, ग्लोमस जीनस की बात की गई है। ये क्या करता है, जो भी हमारे क्या होती है मृदा होती है, मृदा में उपस्थित फास्फोरस को फॉस्फेट आयन में परिवर्तित करता है। और फॉस्फेट आयन की जरूरत कहां पड़ती है, हमारे किसमें, डीएनए वगैरह में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा था ना, प्रोटीन वगैरह में भी। तो किसका हमें, फास्फोरस का तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन फास्फोरस को प्लांट डायरेक्ट P4 की अवस्था में एब्जॉर्ब या अवशोषित नहीं कर सकता, इसलिए उनको क्या करते हैं, फॉस्फेट आयन में परिवर्तित करते हैं। ये सब चीज आप पढ़ा चुके हो, ये आपने मिनरल एंड न्यूट्रिशन जो 11th में चैप्टर था उसमें आप ये सब पढ़ चुके हो, समझे। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो जो हमारे माइक्रोराइजा होते हैं, माइक्रोराइजा कवक होते हैं, जो करते हैं मृदा में उपस्थित जो भी फास्फोरस होता है उसको फॉस्फेट आयन के रूप में परिवर्तित करके प्लांट को देते हैं और प्लांट से जो भी खाना मिलता है वो खुद ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट से खाना लेते हैं और उनको फॉस्फेट आयन देते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले, ये वाली कहानी होती है। तो माइक्रोराइजा पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। कवक पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेजता रहता है, ठीक है। अब कई कवक ऐसे होते हैं जो रोगजनक की प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा सूखे की प्रति सहनशीलता प्रदान करते हैं। अब यहां पर लिखा है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमारे शैवाल होते हैं। ये शैवाल क्या करते हैं, ये स्वपोषित होते हैं। ये क्या करते हैं, खुद से भोजन बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, खुद से भोजन बना लेते हैं। यह स्वपोषित सूक्ष्म जीव है, यह वायुमंडल नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ये सब हमारे क्या हैं, साइनोबैक्टीरिया बोल दीजिए या ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। ये सब क्या करते हैं, धान की खेत में साइनोबैक्टीरियम महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। यह मृदा में कार्बनिक पदार्थों को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी या उर्वरता बढ़ जाती है। तो आए समझ में आपको। तो जो हमारे सूक्ष्म जीव है, इन सूक्ष्म जीव का उपयोग हम किसमें भी कर सकते हैं, किसमें, फर्टिलाइजर या उर्वरक के रूप में भी इनका हम उपयोग कर सकते हैं, समझे आप। तो ये बहुत ज्यादा आज की टॉपिक कठिन नहीं थी। शुरुआत में क्या हुआ, सूक्ष्म जीव का उपयोग किया हमने किसके लिए, बायोगैस बनाने के लिए, और कौन सा था हमारा, मिथेनोबैक्टीरियम था। उसके बाद हमारा सूक्ष्म जीव किसमें लिया हमने, हमारे जो भी क्या थे, बायो कंट्रोल, जो भी नुकसान वगैरह पेड़ पौधों को पहुंचता था उनको रोकने के लिए किया। और उसके बाद हमने सूक्ष्म जीव का उपयोग किया किसके लिए, फर्टिलाइजर के रूप में, किसके रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में। और इसके बाद हमारा क्या होता, अध्याय ये कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था, जितने आपको नोट्स दिए गए, अगर आपने इतने नोट्स कर लिए, इतने आपको तैयार हो गए, तो समझिए आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला। इसी प्रकार से हमने हर एक चैप्टर के आपको क्या किए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो सके, समझे आप। तो क्या करते हैं, आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से एक अच्छे से नए लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे और स्वस्थ रहिए। देखो मौसम बदल रहा, बीमारी भी आती है, तो स्वस्थ रहिए। स्वास्थ्य का ध्यान आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि अगर आप तबीयत खराब होती है तो 2-4 दिन हमारे बर्बाद हो जाते हैं।
जिससे हमारी पढ़ाई पर काफी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।